हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर थर्ड मेरिडियंस में आ चुके थे। जहां आकर एसएस टज़ू को पता चलता है कि वहां का टेलीपोर्टेशन एरे तो बस एक ट्रैप था। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एसएस टज़ू ने अचानक ही वहां पे ज़ियानिंग और ज़ियानू की बॉडी के अंदर छुपी उस कल्टीवेटर को बाहर आने के लिए बोल दिया था। असल में वो लेडी मास्टर एक सेकंड मेरिडियन की कल्टीवेटर थी, जो कि सेकंड मेरिडियन के अंदर हो रहे फीस्ट ऑफ गॉड कॉम्पिटिशन के लिए किसी को ढूंढ रही थी। और एसएस टज़ू की कमाल की पावर्स को देखते हुए अब उसकी सारी उम्मीदें आकर एसएस टज़ू के ऊपर ही टिक गई थी। और देखते ही देखते उसने वहां पे सेकंड मेरिडियन के अंदर जाने वाले हेवनली गेट को भी ओपन कर दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें थर्ड मेरिडियन की उसी टेलीपोर्टेशन एरे वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहां वो लेडी कल्टीवेटर एसएस टज़ू को अपने सेकंड मेरिडियन के बारे में बताते हुए कहती है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से ये फीस्ट गुड कंपटीशन चलते हुए आ रहा है। असल में इस फीस्ट गुड कंपटीशन में इमॉर्टल कल्टीवेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कल्टीवेटर्स इस कंपटीशन में हार जाते हैं उन्हें हेवनली स्लेव बनना पड़ता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए गॉड्स का गुलाम बनना पड़ता है। इस कंपटीशन का निर्माण भी गॉड्स नहीं किया था, जो कि पिछले लाखों सालों से चलते हुए आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरा नहीं कर सका। असल में वो लेडी मास्टर यहाँ पे एसएस टज़ू और उनके सभी डिसेबल्स को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी एसएस टज़ू के डिसेबल्स के ऊपर तो उसकी बातों को कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो लोग तो उल्टा वहाँ पे गॉड ऑफ फीस्ट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। इवन लिंगज़ुई तो वहाँ पे अपने साथियों से कहती है, अगर एसएस टज़ू फीस्ट ऑफ गॉड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उसे देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने साथ काफी सारे स्नैक्स भी ले जाने पड़ेंगे। लिंगज़ुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम लोग वहाँ पे स्नैक्स को खाते हुए अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। और ये कहकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे, और ये बात वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो वहाँ पे गुस्से से खुद से ही कहती है कि मैं इन्हें फीस्ट ऑफ गुड्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये लोग तो इसे यहाँ पे सीरियस ही नहीं ले रहे। वहीं वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन सभी को बताती है कि फीस्ट ऑफ गुड किलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का इमॉर्टल रियलम से होना जरूरी है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आज तक फीस्ट ऑफ गॉड किलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे लोअर कल्टीवेटर की रैंक भी इमॉर्टल एम्परर रियलम की थी, जबकि तुम लोगों ने तो अभी तक इमॉर्टल एम्परर रियलम को भी अचीव नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले जा पाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे आपस में ही लगे हुए थे, उनमें से किसी का भी ध्यान वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर था ही नहीं। और ये बात वहाँ पे बेचारी उस लेडी कल्टीवेटर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह के लोग हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे फीस्ट ऑफ गॉड किलिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो यहाँ पे सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर तुम सभी लोग यहाँ पे इतने ज्यादा शांत क्यों दिखाई दे रहे हो? हालांकि आज तक जिस किसी ने भी फीस्ट ऑफ गॉड किलिंग कॉम्पिटिशन के बारे में सुना है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस बात का ज्यादा असर नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर मौजूद हर एक चीज के ऊपर तुम लोग ही डोमिनेट करते हो, और यहाँ की हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर ही होगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पे इतने ज्यादा शांत दिखाई दे रहे हो। पर अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो इस दुनिया की तरह नहीं है, हमारी सेकंड मेरिडियन इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टज़ू की तरफ देखते हुए कहती है, तो मैं वहाँ पे देखूंगी क्या वहाँ पे भी इतने ज्यादा शांत रह पाते हो या नहीं। लेकिन अभी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे उसी हेवनली गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे सब के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से अब हमें और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहते हुए एसएस टज़ू वहाँ पे उसी हेवनली गेट के अंदर ही जाने लगे थे, जहाँ एसएस टज़ू को वहाँ पे उस हेवनली गेट के अंदर अकेला जाते हुए देखकर फैंग वहाँ पे पीछे से ही चिल्लाते हुए एसएस टज़ू से कहता है, मास्टर प्लीज मेरे लिए रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। और ये कहकर फैंग वहाँ पे भागकर एसएस टज़ू के पीछे जाने लगा था, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लेडी कल्टीवेटर और एसएस टज़ू दोनों वहाँ पे उस हेवनली गेट के अंदर जा चुके थे। और जब फैंग वहाँ पे उस हेवनली गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस हेवनली गेट का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए फैंग बेचारा वहाँ पे उस हेवनली गेट के साथ टकराते हुए वहाँ से पीछे जा गिरता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए कहने लगा था, मास्टर आप इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, आपने तो बोला था कि अगली बार आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अभी बेचारा फैंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली गेट वहाँ से गायब हो गया था, और वो हेवनली गेट वहाँ से टेलीपोर्ट होता वो सीधा सेकंड मेरिडियन के अंदर खुलता है। जहाँ जैसे एसएस टज़ू हेवनली गेट से होते हुए सेकंड मेरिडियन के अंदर आते हैं तो वो वहाँ पे उस जगह के औरों को महसूस करके कोल्ड टून में वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर से कहते हैं, तो ये सेकंड मेरिडियन को एक इंडिपेंडेंट स्पेस में बनाया गया है। एसएस टज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टज़ू की तारीफ करते हुए कहती है, आपने तो हमारी इस जगह के बारे में बहुत ही जल्दी गेस कर लिया। बाय द वे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी ये सेकंड मेरिडियन एक अलग इंडिपेंडेंट स्पेस में बनी हुई है, और यही बात इसे पूरे माउंटेन एंड सी रियलम की 9 मेरिडियन से अलग बनाती है। तभी तो आज तक कोई भी आउटसाइडर कल्टीवेटर अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आ पाया। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टज़ू के पास आते हुए उनसे कहती है कि अगर आप यहाँ पे फीस्ट ऑफ गॉड किलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को पार करना होगा। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से लेकर सेकंड लाइन एज तक 36 से भी ज्यादा डोमेन्स मौजूद है, और आपको यहाँ पे एक एक करके सभी डोमेन्स को पार करते हुए सेकंड लाइन एज तक पहुंचना होगा। बाय द वे इस लेवल का नाम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्काई है, यानी आसमान से सवाल करना। पर अभी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टज़ू के सब के बारे में बता ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि कुछ नया बताओ, इस सब के बारे में तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। अब एसएस टज़ू की ये बात सुनकर उस लेडी कल्टीवेटर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो एसएस टज़ू के सामने ये शो नहीं
करती, पर वो एसेस्टाजू को जवाब देते हुए कहते कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो काफी साल पुराना है, यहाँ पे कुछ नया है तो वो है आप, क्योंकि पिछले हजारों लाखों सालों में पहले ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि की रिफाइनिंग स्टेज में होते हुए भी हमारी सेकंड मेरिडियन के अंदर आ पाए हैं, वरना तो हमारी सेकंड मेरिडियन में आने के लिए इमॉर्टल एम्परर रियलम तक होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि अब सबसे पहले ऐसे की रिफाइनर कल्टीवेटर होने वाले हैं जो कि गॉड किलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उस लेडी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू उसे वहाँ पे कॉल टून में कहते हैं कि इस पूरे माउंटेन एंड सी रियलम की 9 मेरिडियंस में से कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे मैं ना जा सकता हूँ। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे पूरा समूह बनाते हुए एसेस्टाजू से कहती है, ओके ओके मैं आपकी बात समझ गई, और वैसे भी मैं खुद आपकी पास को देख चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से आप जो कुछ भी कह रहे हैं आप वाकई वैसा कर सकते होंगे। वही उस लेडी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू भी वहाँ पे दोबारा कॉल टोन में उससे कहते हैं, पर अगर यहाँ पे आना जाना इतना ज्यादा आसान होता तो तुम खुद मुझे यहाँ पे नहीं ले आती। इसका मतलब है कि ये गॉड किलिंग कंपटीशन जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है असल में ये उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं होने वाला। अब एसेस्टाजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। वो वहाँ पे एसेस्टाजू को जवाब देते हुए कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी इस सेकंड मेरिडियन की सेकंड लाइनेज के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों का राज है। इवन ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक इमॉर्टल क्वीन लेडी भी मौजूद है, जैसे कि हमारी सेकंड मेरिडियन का गॉड भी कहा जाता है। क्वीन गॉडेस के बारे में मैंने सुना है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो जो कुछ चाहती है वो खुद ब खुद ही हो जाता है। उसकी ताकत की हद क्या है ये आज तक पिछले लाखों सालों से कोई भी पता नहीं लगा पाया, और ये गॉड किलिंग कंपटीशन ही बस एक लौता ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से गॉडेस क्वीन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी पहले कल्टीवेटर को इन 36 डोमेन को पार करना होगा, उसके बाद वो कल्टीवेटर सेकंड लाइन तक जा सकता है। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टाजू से कहती है कि अगर आपको भी अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 36 से भी ज्यादा डोमेन्स को पार करना होगा, जो कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स भी मौजूद है जो कि पिछले 10,000 सालों से लगातार यहाँ पे फाइट करते हुए इन 36 डोमेन्स को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनमें से कोई भी इन 36 डोमेन्स को पार करते हुए सेकंड लाइन एज तक नहीं जा पाया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अभी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टाजू को ये सब बता ही रही थी कि तभी एसेस्टाजू की नजर वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पे कुछ नजीज आपस में टकरा रही थी। उन नजीज को वहाँ पे इस तरह से आपस में टकराते हुए देखकर एसेस्टाजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, जबकि हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर तो वहाँ पे उन्हें देखकर थोड़ा घबरा चुकी थी। वो जल्दी से वहाँ पे एक साइड पे जंप करते हुए एसेस्टाजू से कहती है कि जल्दी से साइड पे हट जाइए, वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ से जंप करती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक बाल का पीछा कर रहे थे, लेकिन एसेस्टाजू को वहाँ पे उन्हें मोटल कल्टीवेटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे ही खड़े थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर भी दोबारा वहाँ पे खड़े होते हुए एसेस्टाजू से कहती है, मैंने जानबूझकर यहाँ पे आपको टेलीपोर्ट किया था ताकि हम लोग यहाँ पे लोगों से दूर ही रहें, लेकिन ये लोग हर जगह पे ही पहुंच जाते हैं। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टाजू को उन सभी मोटल कल्टीवेटर्स के बारे में बताते हुए कहती है कि ये लोग भी गॉड किलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग अभी तक भी उसे पार नहीं कर पाए। अभी ये लोग जिस लेवल पे हैं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस लेवल में इन सभी मोटल कल्टीवेटर्स को एक बाल का पीछा करते हुए उसे यहाँ पे पकड़ना है, पर इस लेवल को सिर्फ तभी पास किया जा सकता है जब एक ही मोटल कल्टीवेटर बाकी सभी को हरा देगा। उस लेडी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू वहाँ पे एक बार से उन सभी को देखने लगे थे, जहाँ वो सभी मोटल कल्टीवेटर्स अभी तक भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उस बाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही कोई कल्टीवेटर उनमें से उस बाल को पकड़ने के करीब होता तो दूसरे वाले कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उस बाल से दूर कर देते, और इस तरह वहाँ पे उन मोटल कल्टीवेटर्स में से कोई भी उस बाल को नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे खुद को इमॉर्टल एम्परर कह रहा था, उसने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से सभी को चकमा देते हुए ऑलमोस्ट वहाँ पे उस बाल को पकड़ ही लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन बाकी सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो इमॉर्टल एम्परर वहाँ पे उस बाल के अंदर ही अपनी पास को डालते हुए उन सभी से कहता है कि तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की, आज मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को खत्म करके इस लेवल को पास कर ही लूंगा। और ये कहकर उस इमॉर्टल एम्परर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी उसी बाल का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन उसने जिस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक किया था वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही उस बॉल को रोकते हुए उस पहले वाले इमॉर्टल कल्टीवेटर से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुमने यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर रियलम को अचीव कर लिया है तो तुम यहाँ पे हम सभी को हरा दोगे, पर शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हम लोग यहाँ पे तुमसे भी पहले आए थे, तो अगर तुम यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो तो सोचो हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। और ये कहते हुए उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे उसी बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसी पहले वाले इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल कल्टीवेटर जल्दी से वहाँ पे साइड हटते हुए उस बॉल को डॉज कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉल वहाँ पे एक बार फिर से उनके हाथों से छूट चुके थे, और वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक बार फिर से उसका पीछा करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। इनके साथ पिछले हजारों सालों से यही चल रहा था, वो बॉल इनके हाथों में तो आती थी लेकिन ये लोग यहाँ पे अपने ओपोनेंट को नहीं हरा पाते थे, इसलिए बार बार इन लोगों को ये लेवल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था। वहीं जैसे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे उस बॉल को फेंकता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी तीनों कल्टीवेटर्स जल्दी से वहाँ पे उस बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अब वो तीनों वहाँ पे उस बॉल के लिए आपस में फाइट करने लगे थे। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि वो चौथे वाला कल्टीवेटर वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, और वो बेचारे तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस चौथे वाले इमॉर्टल कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड के इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, क्योंकि उसका मकसद अब
बॉल पकड़ने का था ही नहीं, उसे तो बस यहाँ पे अपने ओपोनेंट्स को खत्म करना था, क्योंकि अगर एक बार उसके ओपोनेंट खत्म हो जाते तो वो उस बॉल को तो जब चाहे पकड़ सकता था। वहीं जैसे ही वो जायंट स्पिरिचुअल उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उसी पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर ने उस बॉल को दोबारा वहाँ पे पकड़ लिया था, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं कि उस चौथे वाले इमोर्टल कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे। जो देखकर तो अब धीरे धीरे उन तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो भी वहाँ पे एक साथ अपनी सारी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पिछले 10,000 सालों से ट्रैप है, लेकिन अभी तक हम लोग इस मामूली सी डोमेन तक को भी पार नहीं कर पाए, और तुम हो कि तुम यहाँ पे एक बार फिर से हमें ट्रैप करना चाहते हो। और ये कहकर उस पहले वाले कल्टीवेटर ने तो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से उसके जायंट स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस मारने शुरू कर दिए थे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके जायंट स्पिरिचुअल हैंड के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, और बाकी कल्टीवेटर्स ने भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो उस पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने न सिर्फ वहाँ पे अपने ओपोनेंट को हरा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉल को भी हासिल कर लिया था। लेकिन अभी बेचारा वो इमोर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एक लेडी कल्टीवेटर ने आके बढ़ते हुए उसके हाथ से वहाँ पे स्पिरिट बॉल को छीन लिया था, और उसी के साथ वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मेरे यहाँ पे होते हुए तुम इतनी आसानी से इस बॉल को हासिल कर लोगे? बेवकूफ कहेंगे, अभी तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पे मुझे हराते हुए इस बॉल को हासिल कर सको। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन चारों इमोर्टल कल्टीवेटर्स के बीच में वहाँ पे एक बार फिर से उस बॉल को लेकर फाइट शुरू हो चुकी थी, जो कि कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई थी। अब ये देखकर वहाँ पे उस पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर को वहाँ पे इतना सारा गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे अपनी पर्पल फायर को समन करने लगा था, जो कि उस इमोर्टल कल्टीवेटर के सबसे पावरफुल और खतरनाक अटैक्स में से एक था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी पर्पल फायर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे अपने ओपोनेंट्स के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिससे वो सभी लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। और उन सभी को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर वो लेडी मास्टर वहाँ पे एसेटजू से कहती है, तो ये थी सभी इमोर्टल एम्परर्स के बीच की फाइट है। ये सभी लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि अगर ये सभी लोग किसी नॉर्मल मरीडियन में फाइट करें तो हो सकता है इनकी फाइट की वजह से कोई पूरी मरीडियन ही तबाह हो जाए। अगर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे अकेले इन सभी इमोर्टल एम्परर्स को हराते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटजू को तो वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के बातों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो तो वहाँ पे मजे से अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठ चुके थे, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए टी भी बनाने लगे थे। जो देखकर तो उस लेडी कल्टीवेटर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे हैरान होते हुए एसेटजू से कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। असल में उस लेडी कल्टीवेटर को लगा था कि एसेटजू यहाँ पे इमोर्टल एम्परर्स की फाइट को देखकर डर चुके होंगे, लेकिन एसेटजू तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, और यही बात वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर को परेशान कर रही थी। वो वहाँ पे एसेटजू से कहते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी आपको चाय पीने की पड़ी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि एसेटजू तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, और वो तो बस वहाँ पे अपनी जगह पे बैठे हुए मजे से अपनी टी पीने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी इमोर्टल एम्परर्स के बीच में अभी तक भी बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। उनमें से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो स्पिरिट बॉल कभी किसी कल्टीवेटर के हाथ में जाती थी तो कभी दूसरे कल्टीवेटर के हाथ में, और इसी तरह वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनमें से एक इमोर्टल कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी वाटर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी चपेट में वो खुद भी वहाँ पे आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे उड़ते हुए सीधे नीचे आ गिरे थे। लेकिन जहाँ एक तरफ उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, तो वहीं वो कल्टीवेटर जिसने उनके ऊपर वो वाटर अटैक किया था वो उन सभी से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस स्पिरिट बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो वहाँ पे उस स्पिरिट बॉल के पास भी आ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो सभी बाकी इमोर्टल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी ने दोबारा वहाँ पे एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमले करने भी शुरू कर दिए थे। पर अब वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर मामूली अटैक्स नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले करने लगे थे। और इसी तरह फाइट करते करते वो सभी लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो चुके थे कि वो सभी लोग वहाँ पे थकते हुए एक ही जगह पे आके रुक जाते हैं, और उनमें से वो लेडी अपने बाकी सभी ओपोनेंट से कहती है कि हम लोग कब तक इसी तरह से आपस में फाइट करते रहेंगे, मैं तो अब इस तरह से फाइट करते करते बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। उस लेडी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे थे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बॉल वहाँ पे उड़ते हुए सीधे नीचे आ गिरी थी, और वो भी वहाँ पे बिल्कुल एसेटजू के सामने, जो देखकर वो इमोर्टल लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे पीछे से चिल्लाते हुए एसेटजू से कहती है, अब तुम लोगों ने यहाँ पे सारा ड्रामा देख लिया है ना, तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक ही करके उस लेडी कल्टीवेटर के पास आने लगे थे, जहाँ वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के पास आते हुए उसे कहते हैं कि अभी तक हम सभी लोगों के बीच की फाइट खत्म नहीं हुई थी, और तुम हो कि तुम यहाँ पे एक और कल्टीवेटर को ले आई हो। आखिर अब ये पर्सन कहाँ से आया है, और अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम यहाँ पे हमारे साथ फाइट करने के लिए एक की रिफाइनर स्टेक के कल्टीवेटर को ले आई हो। आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, कहीं तुम्हारी इन 36 डोमेन्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जैसे इमोर्टल एम्परर्स के सामने इस तरह के की रिफाइनर स्टेक के कल्टीवेटर को लाने की। लेकिन अभी वो इमोर्टल एम्परर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उनमें जो इमोर्टल एम्परर लेडी थी वो अपने साथियों से कहती है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, ये लेडी मास्टर इसे यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे लेकर आई है। हम लोग पिछले 10,000
1000 सालों से लगातार आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम में से कोई भी विजेता नहीं बन पाया और इसी वजह से मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया है। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे अपने स्पिरिट बॉल को अपने पास बुलाते हुए कहती है, पर अब मैं यहाँ पे इसकी रिफाइनर स्टेक के कल्टीवेटर को मारकर अपना गुस्सा शांत करूंगी। और ये कहकर हम देखते हैं कि उस लेडी कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे उसी स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पीछे से ही एसएस टज़ू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो स्पिरिट बॉल वहाँ पे एसएस टज़ू के हेलगोट वाले सिंहासन के पास जाती है तो वो स्पिरिट बॉल वहाँ पे खुद ब खुद ही जाकर रुक गई थी और उल्टा स्पिरिट बॉल ने वहाँ पे दुगनी स्पीड के साथ वापस आते हुए उसी लेडी कल्टीवेटर के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर को लगता है तो वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। अब ये देखकर बाकी तीनों इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स भी गुस्से से वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे एसएस टज़ू के हेलगोट वाले सिंहासन के पास पहुंचते हैं तो एसएस टज़ू वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ को झटकते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होता है कि वो तीनों इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि एसएस टज़ू के ऑरा प्रेशर की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसे देखकर तो वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि एसएस टज़ू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एसएस टज़ू यहाँ पे अपने सिर्फ ऑरा प्रेशर से ही इमोर्टल एम्परर रियलम तक के कल्टीवेटर्स को हरा देंगे। अब ये बेवकूफ लड़की कहाँ जानती थी कि एसएस टज़ू तो अपने ऑरा प्रेशर से गोड्स तक को भी हरा देते हैं, ये तो फिर भी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स थे। पर अभी बेचारी वो लड़की वहाँ पे ये सब सोचते हुए हैरान हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे कोल्ड टूल में उसे कहते हैं, तुम इधर आओ। अब एसएस टज़ू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबरा कर एसएस टज़ू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। और ये कहकर वो लेडी कल्टीवेटर डर के मारे वहाँ पे एसएस टज़ू से पीछे हटने लगी थी, जो देखकर एसएस टज़ू वहाँ पे कोल्ड टूल में उसे कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे चाय बना सकती हो। अब एसएस टज़ू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी उस लेडी कल्टीवेटर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि एसएस टज़ू भला उससे यहाँ पे मेट जैसे काम कैसे करवा सकते हैं। खैर उसके बाद सही चेंज होता है, हमें फिफ्थ मरीडियन के इमोर्टल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस फ्लोटिंग एक पेड़ पे बैठी हुई मजे से अपने फ्रूट्स को खा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली सन फेंग्स वहाँ पे सिक्स मरीडियन के बारे में लिखी हुई एक बुक को पढ़ रहा था, जो कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस चू ने चूना लगाते हुए दी थी। वहीं मिस फ्लोटिंग वहाँ पे अपने पीछ को खाते हुए होली सन फेंग्स से कहती है कि मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मरीडियन तीनों में घूम चुकी हूँ। उसी के साथ साथ अब इमोर्टल और डीमंस के बीच की फाइट भी खत्म हो चुकी है और एसएस टज़ू भी सेकंड मरीडियन की मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ कितना ज्यादा शांत हो गया है और ये कहकर वो वहाँ पे होली सन फेंग्स से कहती है क्या हम लोग कहीं और जाकर खेल सकते हैं। जिस पे होली सन फेंग्स वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ जाकर खेलना चाहती हो, तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। लेकिन अभी होली सन फेंग्स वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अब वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर तो रहा नहीं था। वहीं उसकी तबीयत खराब होते हुए देखकर मिस फ्लोटिंग जल्दी से भागते हुए जाकर होली सन फेंग्स के पास चली गई थी, जो देखकर होली सन फेंग्स वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को जवाब देते हुए कहता है कि आप मेरे बारे में फिक्र मत करो, ये सब तो बस मेरी कल्टीवेशन के जाने की वजह से हो रहा है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहते कहते फेंग्स वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंग्स के फेस पे भी स्माइल आ गई थी और वो दोबारा वहाँ पे उस बुक को पढ़ते हुए मिस फ्लोटिंग को भी सिक्स मरीडियन के बारे में बताने लगा था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे अपने हसीन लम्हों को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे एक मास्क वाले डार्क कल्टीवेटर ने आते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके अंदर से भी वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कोरा निकल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे समय रहते उसके अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जहाँ पीछे आते ही वो डार्क कल्टीवेटर वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से कहता है कि ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की पावर को हासिल करने के बावजूद भी तुम यहाँ पे इतनी शांति से और खुशी से कैसे रह सकते हो। जिसपे हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि ये मेरी लाइफ है, इसे मैं जैसे चाहे मर्जी गुजारूं, तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। और ये कहकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी अचानक ही वहाँ पे अपनी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑर्डर रिलीज करते हुए उसी डार्क कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी, जहाँ पे हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डार्क कल्टीवेटर वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के साथ फाइट करने से थोड़ा डर रहा था और इसी बीच अचानक ही वो वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए टेलीपोर्ट होकर सीधे वहाँ पे होली सन फेंग्स के पास आ जाता है, जहाँ वो होली सन फेंग्स के सर के ऊपर अपने वेपन को रखते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है अगर तुम अपनी और अपने इस दोस्त की सलामती चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पे चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।